दोस्तों, एक तलाकशुदा लड़की अपने तलाक के 4 साल के बाद स्टेशन मास्टर बन जाती है। जब वो स्टेशन पर ड्यूटी के लिए आती और जाती है, तो अक्सर देखा करती है कि स्टेशन के बाहर एक लड़का ठेले पर कुल्फी बेचा करता था। एक दिन अपनी गाड़ी उस ठेले के पास रुकवाती है और कहती है कि एक कुल्फी लेकर के आ जाओ, मुझे कुल्फी खाना काफ़ी पसंद है। ड्राइवर जाता है और उससे कुल्फी लेकर के आता है। मैडम जब उस कुल्फी को खाती है तो काफ़ी टेस्टी लगता है इनको और वो अक्सर वो अपनी गाड़ी को उस ठेले के पास रुकवाती है और हर दिन कुल्फी खाना शुरू कर देती है। जब भी वो अपनी गाड़ी को लेकर के आती है, तो देखती है कि वो लड़का हमेशा अपने चेहरे को गमछे से ढका होता है। सिर के ऊपर से गमछा बांधा रहता था, क्योंकि गर्मी का महीना था। गर्मी अपने चरम पर था, लोगों के पसीने छूट रहे थे और लखनऊ की गर्मी तो मानी हुई है। हमेशा उस लड़के को सिर के ऊपर से और फेस को कवर करके गमछा बांध करके वो देखती है। लेकिन एक दिन सुबह-सुबह जब वो स्टेशन पर ड्यूटी के लिए आ रही होती है, वो लड़का उस दिन अपना ठेला लेकर के आया ही था और कुल्फी का ठेला लगा ही रहा था। अभी उसने अपना चेहरा ढका हुआ नहीं था और गाड़ी लेकर के आती है उसके ठेले के सामने। जब गाड़ी रुकवाती है और ड्राइवर से कहती है कुल्फी लेकर के आओ। ड्राइवर गाड़ी से उतर करके उस लड़के की तरफ जाता है कुल्फी लेने के लिए और जब उस स्टेशन मास्टर महिला की नजर उस लड़के की तरफ जाती है, तो उसको देखने के बाद हक्का बक्का रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो महिला स्टेशन मास्टर सीधे अपने ऑफिस में जाती है और ऑफिस में बैठ जा करके सोचने लग जाती है कि आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है कि इसे अब कुल्फी बेचना पड़ रहा है। दोस्तों, उस कुल्फी वाले को देख करके इस महिला स्टेशन मास्टर के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो कुल्फी बेचने वाला कोई और नहीं था बल्कि इसी का पति था, जिसका नाम रजत होता है। इस स्टेशन मास्टर का नाम आयुषी होता है। ये दोनों पति पत्नी होते हैं और 4 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया होता है। दोस्तों, वो वहाँ से कुल्फी नहीं लेती है और ड्राइवर को कहती है कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, और गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करता है और कहती है सीधे स्टेशन लेकर के चलो। स्टेशन लेकर के जाता है, वहाँ से उतरती है और बेचैनी की हालत में अपने ऑफिस में जा कर के बैठ जाती है। ऑफिस में बैठने के बाद उसके शरीर से पसीने चू रहे होते हैं। वो बिल्कुल बेचैन होती है, उसके आंखों से ऐसे लग रहा था कि अभी रो देगी। अपने चेयर पर बैठ करके और सोचने लग जाती है कि आखिर क्या है, किस वजह से आज इसको इस जगह पर आना पड़ा है, ये आज कुल्फी क्यों बेच रहा है। क्योंकि बेशक तलाक हो गया था उसका, लेकिन आज भी वो अपने पति को दिलो जान से प्यार करती थी। अभी भी उसके किसी कोने में अपने पति के लिए प्यार था। वो जा कर के चेयर पर बैठ कर के काफ़ी देर तक मायूस बैठी रहती है और सोचती रहती है अपने पति के बारे में कि क्या हुआ इसके साथ, ऐसी कौन सी घटना घट गई। लेकिन उसके बाद जो आयुषी ने अपने पति के लिए किया, जब इसे आप भी सुनेंगे तो उस लड़की का, उस तलाकशुदा औरत की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। दोस्तों, सचमुच आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो कोई लड़की नहीं, कोई औरत नहीं, एक देवी थी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक एरिया पड़ता है तेलीबाग। तेलीबाग में एक परिवार रहता है, उसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होती है, जिसका नाम आयुषी होता है, और उसका एक छोटा सा भाई होता है। दोस्तों, परिवार काफ़ी खुशी से रह रहा होता है, साधारण परिवार होता है, लेकिन उसके पिताजी होते हैं एक गवर्नमेंट के निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता है। आराम से पढ़ाई लिखाई बच्चों का चल रहा होता है, सब काम चल रहा होता है। उसके पिताजी को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि बेटी अब ग्रेजुएशन कर चुकी थी और अब उसकी शादी के लायक उम्र हो गई थी। लोग अब कहना शुरू कर दिए थे कि अब बेटी का हाथ पीला कर दीजिए, और उसके पिताजी अब उसके लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें एक काफ़ी सुंदर वर दिखता है। लोग बताते हैं कि यहीं पर एक केसरबाग एरिया पड़ता है लखनऊ में ही, वहीं पर एक व्यापारी व्यक्ति होता है जिसके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम वगैरह होते हैं, कई सारी बिजनेस होती हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी बड़े लोग होते हैं। उनका इकलौता संतान होता है जो कि यह सारे बिजनेस वगैरह को संभाल रहा होता है, उसके कास्ट का ही होता है। जब उसके जानने वाले बताते हैं कि एक ये लड़का है, काफ़ी अच्छा है, इससे अगर आप शादी कर लेंगे बेटी का तो काफ़ी खुशहाल रहेगी, और वो उस लड़के के घर जाते हैं
उसके माता पिता से मिलते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही है, ग्रेजुएशन कर चुकी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं तो उसके घर वालों को पसंद आ जाता है। जब लड़के को फ़ोटो दिखाया जाता है, लड़का जिसका नाम रजत होता है, रजत को भी जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो रजत को भी लड़की पसंद आ जाती है, आयुषी पसंद आ जाती है, क्योंकि आयुषी थी ही इतनी खूबसूरत कि उसे कोई भी देख लेगा तो तुरंत पसंद कर लेगा और रजत उसे पसंद कर लेता है। शादी तय हो जाती है। तय समय पर बड़े ही धूमधाम से रजत और आयुषी की शादी होती है। दोस्तों, आयुषी तो फ़िलहाल शादी करना नहीं चाहती थी। वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रही हूँ, थोड़े दिन रुक जाते तो मैं कोई जॉब पकड़ लेती तो अच्छा होता। लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बेटी, अच्छे रिश्ते हमेशा नहीं मिलते हैं। अब इतना सुंदर रिश्ता मिला है, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी खुशहाल रहेगी वहाँ पर, और पढ़ाई लिखाई तो तुम वहाँ पर जाके आराम से कर सकती हो। उनके घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, सब काम नौकर करने वाले हैं। तुम्हें तो वहाँ पर जा कर के रानी की तरह से बैठना है और पूरे दिन तुम आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकती हो, बल्कि यहाँ पर रहने से तुम्हें घर का भी काम करना पड़ता है, तुम डिस्टर्ब रह जाती हो। इसलिए शादी कर लो, वहाँ खुशीपूर्वक अपना जो भी तुम्हारा सपना होता है वो सब साकार कर सकती हो। आयुषी भी अपने पिता की बात मान जाती है और तय समय पर काफ़ी धूमधाम से आयुषी और रजत की शादी हो जाती है। रजत आयुषी की विदाई करवा करके अपने घर लेकर के जाता है। काफ़ी खुशीपूर्वक पति पत्नी रह रहे होते हैं। उसके सास ससुर भी काफ़ी अच्छे विचारों के होते हैं, वो भी काफ़ी अपने बहू को बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज़ अगर बुरा होना होता है तो वो बता करके नहीं आता है। उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं, ख़ास तौर से उस रजत के तरफ से। रजत अब धीरे धीरे दूसरे गलत लोगों के संगत में पड़ना शुरू हो जाता है, उसका गलत दोस्त बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है। जितना भी बिजनेस था पिताजी ने अब रजत के हैंडओवर कर दिया था। अब क्योंकि पिता बूढ़े हो चुके थे, अब उनकी शरीर उतना गवाही नहीं दे रहा था। अब सारे बिजनेसेस जो थे, सारी दुकानें वगैरह जो भी प्रॉपर्टी था, सब कुछ रजत संभालता था। अब उसके पास इतना पैसा आने लग जाता है, कहते हैं कि अगर कम उम्र में बिना मेहनत किए हुए अगर पैसे की प्राप्ति होने लग जाती है तो आदमी का दिमाग बौखला जाता है, और रजत का वही हो गया। उसके पास इतने पैसे आने लगते हैं कि उसका दिमाग जो है बौखला जाता है। लोग उसके दोस्त ऐसे ऐसे बन जाते हैं, गलत गलत दोस्त बन जाते हैं कि उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाने लगते हैं। अब वो लड़कीबाजी, नशा और जुआ, शराब, इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है और देखते ही देखते वो एक बड़ा जुएड़ी और बड़ा शराबी और लौंडियाबाज टाइप का व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, जब ये चीज़ें उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसका पति तो अब गलत ट्रैक पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि अक्सर वो घर पर भी रहता था तो रात रात को वो अपने मोबाइल से चैट करता रहता था, और कभी जब उसकी पत्नी उठती थी और देखती थी कि इसके मोबाइल पर काफ़ी सारे चैट हुए हैं, वो भी खासतौर से ज़्यादातर लड़कियों के हैं, तो समझ जाती है कि इसका ट्रैक जो गलत है। कभी कभी उसको देखती है कि रात रात को फ़ोन कर देता था कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, आज मेरे दोस्त की पार्टी है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, और वो रात रात भर घर नहीं आता। जब सुबह आता है तो बुरी तरह से नशे की में टल्ली होकर के नशे की हालत में आता है। उसे संभालना पड़ता था। जब ये चीज़ें उसके घर वाले, उसके माता पिता और उसकी पत्नी आयुषी देखते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग सोचने लग जाते हैं हमारा घर किस ट्रैक पर जा रहा है। ये बच्चा जो आज तक एक छोटा सा भी नशा नहीं करता था, इतना खुशीपूर्वक अपने परिवार में रहता था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, आज ये किस दलदल में फंसता जा रहा है। उसके माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी उसे समझाते हैं। आयुषी रात दिन उसको समझाती है कि जो आप कर रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद करेगा, ये पूरे परिवार को सत्यानाश कर देगा, हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर भी वो मानता नहीं है। हमेशा आयुषी अगर बोलती है तो आयुषी से अब मारपीट भी करने लगा था। उसके माँ बाप जब उसको बोलते हैं तो माँ बाप के साथ भी ज़बरदस्ती करने लग जाता है। अब हर दिन की उसकी काम हो जाती है और पैसे अपने जितनी भी कमाई हो रही थी, जितने भी दुकानों से और जितने भी शोरूम वगैरह से आता था, सारे पैसे लुटाता रहता था। जब उससे उसके पिताजी उसका हिसाब मांगना शुरू करते हैं, जब पूछते हैं कि भाई इतने पैसे आते थे वो सब अब कहाँ हैं, तो कहता है कुछ न कुछ बहाने बना देता है। कहता है इस दुकान में लगा दिया, यहाँ ज़्यादा माल मंगा दिया, ये कर दिया, इसको व्यापारी को दे दिया, मतलब अपने पिताजी को भी मूर्ख बनाता रहता है।
लेकिन पिताजी ने तो कई सालों से, तकरीबन 20-25 सालों से उस बिज़नेस को संभाला था। उन्हें तो पता था कि कितने की आमदनी होती है, कितना प्रॉफिट होता है। वो सब कुछ समझ जाते हैं कि मेरा बेटा जो है एक काफ़ी गलत ट्रैक पर चला गया है, और उसे सुधारने के लिए कई लोगों का, कई सारे काउंसलर्स वगैरह भी बुलाते हैं और उसकी काउंसलिंग भी कराई जाती है, उसे समझाया भी जाता है। कई रिश्तेदारों को बुला करके उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि सही ट्रैक पकड़ लो, ये जो ट्रैक पकड़े हो ये ज़िंदगी में हमेशा बर्बादी का ही ट्रैक है, इस रास्ते पर चल करके हमेशा इंसान बर्बाद ही हुआ है। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी संगत जो है वो इतनी बुरी हो चुकी थी, इतने उसके संगत में गलत लोग हो गए थे कि वो उसको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर दोस्त या संगति अगर रखना है तो अच्छे लोगों का संगत हमेशा पकड़ना चाहिए। एक गलत दोस्त आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है और एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी को आबाद कर सकता है। इसलिए दोस्ती बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, और वही चीज़ उसने नहीं किया था। गलत दोस्त पकड़ लिया था, गलत ट्रैक पे चला गया था, लड़कियों के पीछे पड़ गया था। दोस्तों, धीरे धीरे पैसे रुपए की बर्बादी होने लगती है। वो अब जुए सट्टे में भी पैसा लगाना शुरू कर देता है। जो भी कमाई होती थी वो शाम को एक ग्रुप था, वहाँ पर बैठ करके वो सट्टेबाजी कर करके उसी दिन हार जाता था, सब कुछ खत्म कर देता था। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ गई कि घर पे अब खाने खाने के लाले पड़ने लग गए। अब आयुषी परेशान होने लगती है और वो कहती है अपने सास ससुर से कि देखिए, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं अब इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके पिताजी और माँ कहती हैं, बेटी तुम ही हो जो इसको संभाल सकती हो, क्योंकि पत्नी अगर पति को समझाए, उसके पीछे पड़े तो वो छोड़ सकता है, नहीं तो हम लोग तो बूढ़े आदमी हैं, तुम चली जाओगी तो कल हम लोगों से ये मारपीट भी करेगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आयुषी अपने सास ससुर को देख करके और उनकी तकलीफ़ को देख करके महसूस करती है और रोती रहती है, और हर दिन उसे समझाने की कोशिश करती है। दोस्तों, लेकिन वो व्यक्ति अब काफ़ी आगे तक निकल चुका था। अब वो वहाँ से वापस आना उसका बिल्कुल नामुमकिन था। एक दिन आयुषी को पता चलता है कि इसका जो संबंध है एक ऐसी लड़की से है, जो कि अक्सर ये यहाँ से निकलता है दुकान के बहाने तो रात दिन उसके साथ होटलों में पड़ा रहता है, उसके साथ ऐशो आराम करता है, और वो इसके सारे पैसे रुपए लूटती रहती है। रात को जब वो आता है, इसको काफ़ी समझाती है और कहती है कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, इनका पेशा है, इनका काम है कि तुम्हारे जैसे बड़े लोगों को, बड़े घरों के बच्चों को अपने चुंगल में फंसाना और उससे पैसा जीतना। लेकिन उसके दिमाग पर तो कहते हैं कि वो पर्दा पड़ा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे तो बस उस लड़की का, उस जो गलत लड़की थी उसका, जो उसके अंदर ही रहना था, उसके ही प्यार में पागल हो रहा था वो। और एक दिन फिर आयुषी तंग हो जाती है और रात को जब आता है इससे काफ़ी उल्टा पलटा कहती है। जब वो कुछ बोलती है तो ये उसको, आयुषी को मारने पीटने लग जाता है, और जब वो मारता है तो आयुषी उसी रात अपने पिताजी को, अपनी माँ को फ़ोन करती है, कहती है, माँ ऐसी ऐसी बात है, इस घर का हालत बहुत ख़राब है। उसकी माँ कहती है, बेटी तुम अब आ जाओ अपने घर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इस ट्रैक पर चला गया है उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है, और तुम घर आ जाओ। अपनी बेटी को उसकी माँ बुलाने लग जाती है, लेकिन पिताजी फिर एक बार अपनी बेटी को समझाते हैं, कहते हैं, बेटी अभी भी थोड़े दिन रुक जाओ, कोशिश कर लो, हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हारी बात मान जाए और सुधर जाए, क्योंकि वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा ससुराल है। एक बार जब बेटी ससुराल को छोड़ती है तो उसके साथ उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करो, अगर सुधर जाता है और तुम्हारा परिवार ठीक ढंग से चलने लग जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, बेशक तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। आयुषी अपने पिताजी की बात मान करके फिर रुक जाती है, लेकिन कहाँ कुछ सुधरने वाला था। हर दिन अब और भी मारपीट होने लगता है। अब तो वो घर से निकलता है तो कई कई दिनों तक, 2-2 3-3 दिन तक घर ही नहीं आता है। उसकी दुकानें धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। जो दुकान पर काम करने वाले लोग थे वो लूटने लगे दुकानों को, सारे पैसे रुपए वगैरह सब बर्बाद होने लगते हैं। लोग इसे पकड़ पकड़ करके इससे पैसे झींटने लगते हैं। दोस्तों, समय काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब उस घर में अब आयुषी एक पल रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन आयुषी के जो सास ससुर होते हैं वही कहते हैं आयुषी से, बेटी अब तुम चले जाओ यहाँ से,
क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी ही है। और तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हारा सपना है पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ना, और तुम इस चुंगल में फंसी रहोगी तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। हमारी किस्मत में जो लिखा है हम लोगों को भोगने दो। हमारी किस्मत में अगर तकलीफ़ लिखा है तो हम लोग तकलीफ़ ही भोगेंगे, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बना लो, क्योंकि यहाँ रह करके तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब उसके सास ससुर कहते हैं तो आयुषी उसी दिन ऑटो पकड़ करके और अपने मायके आ जाती है, अपने पिता माता के पास आ जाती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे सास ससुर ने मुझे भेजा है तभी मैं आई हूँ। उसके माँ बाप उसको अपने पास रख लेते हैं। काफ़ी घर में रोना रोहट होता है और किसी भी तरह से अपनी बेटी को रखा जाता है। अब वो बेटी तैयारी करने लग जाती है गवर्नमेंट जॉब की, और इधर जो रजत होता है ये नशे में और गिरफ्तार हो गया था और अपना नशा वगैरह जुआ जक्कड़ और करना शुरू हो जाता है। उधर आयुषी अपनी पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफ़ी मेहनत करती है, दिन रात एक कर देती है। उसके माँ बाप जब देखते हैं कि इतना पढ़ लिख रही है तो उसके माँ बाप भी उसका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उसे कई कोचिंग वगैरह लगाया जाता है और उसके बाद एक दिन स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकलती है और वो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी भर देती है, एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद वो स्टेशन मास्टर बन जाती है। पहली पोस्टिंग उसको स्टेशन मास्टर बनने के बाद बुलंदशहर दिया जाता है। वहाँ 6 महीने साल भर रहने के बाद फिर वो पोस्टिंग करा करके और लखनऊ आ जाती है, क्योंकि लखनऊ में ही इसका घर था। लखनऊ में पहुँच जाती है। जब लखनऊ में ये स्टेशन मास्टर बन करके जाती है तो उस दिन इसका पति रजत टकरा जाता है और फिर रजत को वहाँ से फिर वो अपने ऑफिस में बुलाती है, अपने चपरासी को भेजती है कि वहाँ पर एक कुल्फ़ी बेच रहा लड़का है, उसको ऑफिस में बुलाओ। जब वो उसको बुलाता है, कहता है कि स्टेशन मास्टर मैडम बुला रही हैं, तो रजत परेशान हो जाता है। कहता है कि स्टेशन मास्टर किस लिए बुला रही है, कहीं मेरा ठेला वगैरह यहाँ से हटाएगी तो नहीं, या कहीं यहाँ पर स्टेशन परिसर में मैंने लगाया हुआ है तो कहीं मुझसे ज़्यादा पैसे वगैरह चार्ज वगैरह ना करे, टैक्स वगैरह ना ले। वो काफ़ी परेशान हो जाता है, भाग करके स्टेशन मास्टर मैडम के पास जाता है और उस समय मैडम सिर नीचे करके और कुछ अपने फाइल में कुछ लिख रही थी। वो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है, मैडम मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे इस स्टेशन पर कुल्फ़ी बेचने दीजिए। अगर मुझे यहाँ से हटा देंगी तो मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उसको कैसे खिला पाऊँगा, उनको दवा भी कराना होता है, उनके दवाइयों में भी मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। आप बताइए मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा, और मेरे ऊपर कोई ऐसा टैक्स भी ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि मेरी इतनी आमदनी भी नहीं है, मैं बस अपने परिवार का पेट पाल लेता हूँ। दोस्तों, जब आयुषी उसकी बातें सुनती है और अपना गर्दन जब ऊपर करती है तो आयुषी को देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, उसकी हालत पागलों जैसे हो जाती है कि अरे ये आयुषी यहाँ पर कैसे। और वो अपना पैर पीछे करके भागने की कोशिश करता है, तुरंत वहाँ से ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है। तभी आयुषी कहती है, रजत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ और सामने रखे हुए चेयर के ऊपर बैठ जाओ। रजत आता है, उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है। फिर आयुषी कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि इस परिस्थिति में तुम कहाँ से पहुँच गए। रजत अपनी सारी कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है कि जब तुम्हें तलाक दे दिया मैं और तुम चली गई, उसके बाद मैं और नशे की गिरफ्त में आ गया और मेरे दोस्त ज़्यादा बन गए और नशा जुआ मेरी डेली की कहानी हो गई थी। मेरे पिताजी माताजी जो दोनों हैं वो रोते रहते थे और समझाते रहते थे, लेकिन मैं उन लोगों के साथ भी मारपीट करता था। इसी तकलीफ़ में एक दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया और अब मेरे पास सिर्फ माँ रह गई है। माँ भी बीमार चल रही है, किसी तरह से उसी के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा करके उसकी दवा वगैरह करा रहा हूँ और इन्हीं कुल्फ़ी को बेच करके मैं किसी भी तरह से अपने परिवार का, अपनी माँ का और मेरा पेट पाल रहा हूँ। तो आयुषी कहती है, तुमने शादी नहीं किया? रजत बोलता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं किया। आयुषी बोलती है, फिर तुम्हारे ज़िंदगी में इतनी बड़ी घटनाएं कैसे हो गई? अगर तुम नशा वगैरह कर रहे थे उसके बाद क्या सब कुछ ख़त्म हो गया तुम्हारा? तो फिर रजत बताता है कि हाँ, मेरा नशा और जुआ ये सब चीज़ें इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे सारी दुकानें मेरी गिरवी होती चली गई। लोगों ने, अगल बगल वाले लोगों ने पैसा दे दे करके मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता था मैं अगल बगल वाले लोगों से, अगल बगल के दुकानदारों से
पैसा ले लेता था और धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ता गया, उसका और ब्याज पे ब्याज जोड़ करके उन लोगों ने बड़ा अमाउंट बना करके और धीरे धीरे हमारी सारी दुकानों को हथिया लिया उन्होंने। और उसके बाद जो मेरी ज़मीनें थी, ज़मीनों को भी मेरे पट्टीदारों ने, मेरे चाचा ताऊ के लड़कों ने थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे करके, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी, मेरी तलब जब लगती थी तो मुझे पैसे चाहिए होता था, चाहे मेरी सब कुछ ले ले कोई, लेकिन उस समय मुझे पैसे चाहिए। जो 10 लाख रुपए की चीज़ है उसको मैं 10,000 रुपये में भी देने के लिए तैयार हो जाता था और उसको लोग स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेते थे और 10,000 रुपये दे करके मेरी प्रॉपर्टी, इस तरह से मेरी सारी प्रॉपर्टी लोगों ने हथिया लिया। और मैं जब रोड पर आ गया, मेरी माँ रोती रहती और कहती रहती, देखो बेटा तुमने कहाँ से कहाँ तक लेकर के आ गए हम लोगों को। और उसके बाद जब मैं एक दिन काफ़ी बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पैसे की ज़रूरत थी लेकिन पैसा देने वाला कोई नहीं था। हर व्यक्ति से जा कर के मेरी माँ रो रो करके, जो भी थे जो पहले मेरे पिताजी के पैरों पर गिर गिर करके पैसे लेते थे, हर व्यक्ति का जो मेरे पिताजी मदद करते थे, उन लोगों के पास भी मेरी माँ गई पैसे मांगने के लिए कि मेरा बेटा मर जाएगा, थोड़ा पैसे दे दो, लेकिन हर व्यक्ति ने मना कर दिया, किसी ने भी पैसा नहीं दिया। तो मेरी माँ की कुछ ज्वेलरी वगैरह पहले की पड़ी हुई थी, जो माँ ने छुपा करके रखा था, उस ज्वेलरी को बेच करके और सब कुछ मेरी ट्रीटमेंट कराया माँ, और मैं किसी तरह से घर वापस आया। जब मैं घर वापस आया तब मुझे समझ में आया कि मैं बहुत अपने जीवन में अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ़ दे चुका हूँ। मेरे वजह से मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया, अब मुझे इस नर्क से निकलना पड़ेगा। और तब जा कर के मैं धीरे धीरे इस नर्क से बाहर आया और ठेला लगा करके अपनी माँ का और अपना जीवन यापन कर रहा। जब आयुषी उसकी सारी ये बातें सुनती है तो उसके भी आंखों से आंसू आ जाता है, वो भी रोने लग जाती है। कहती है कि देखो एक छोटी सी तुम्हारी गलती पूरे परिवार को तबाह कर गई। मैं तुम्हें शुरू में ही कहती थी कि सुधर जाओ, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन तुमने न मेरी सुनी न उन माँ बाप की सुनी। एक देवता जैसे माँ बाप जो थे तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ नशा का सुना तुमने, और नशा तुम्हें आज किस जगह पर लेकर के आ गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि नशे से कभी भी दोस्ती नहीं, नशे से हमेशा दूरी बना कर रखना। अगर जीवन को बर्बाद करना है तो नशे को अपने साथ ले लो, और जीवन को आबाद करना है तो नशे से दूर हो जाओ। दोस्तों, उस नशे ने उसको बर्बाद कर दिया था। आयुषी उसके बारे में सोचती रहती है और कहती है, ठीक है, जो भी तुमने कर दिया, अब क्या किया जा सकता है, देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुम जाओ फिलहाल अपनी दुकान लगाओ। फिर रजत कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम स्टेशन मास्टर कैसे बन गई? तो आयुषी कहती है कि तुमने तो तलाक दे ही दिया था, अब मेरे जीवन का कोई मकसद दूसरा था ही नहीं। मैंने अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन मैंने एक अपने आप को काबिल बनाने में झोंक दिया, दिन रात मेहनत करके, और मैंने पढ़ाई किया, और आज तुम्हारे सामने स्टेशन मास्टर बन करके बैठी हूँ। उसके बाद कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं फिर तुमको बुलाऊंगी, बात करूंगी। वो चला जाता है, अपने ठेले को लगाता है। अब आयुषी सोचने लग जाती है कैसे अब इसकी ज़िंदगी को सुधारा जाए। उसी समय उस स्टेशन पर एक वेंडर की ज़रूरत होती है। वहाँ पर एक सरकारी दुकान का लेटर्स आया होता है, और उसके लिए तुरंत अपने आला अधिकारियों से आयुषी बात करती है और अपनी सारी परिस्थिति बताती है, और उस आयुषी के नाम से वहाँ पर उसको एक सरकारी दुकान स्टेशन के ऊपर अलॉट हो जाता है, और उस दुकान को अपने पति के हैंडओवर कर देती है और कहती है, इस दुकान को चलाओ और वो ठेला वगैरह का काम छोड़ दो। स्टेशन पर जो दुकान उसकी होती है काफ़ी अच्छी होती है। वो 1-2 लेबर रख लेता है, और उसके बाद समोसा, नमकीन, चिप्स वगैरह हर चीज़ की, पानी वगैरह का काफ़ी दुकान अच्छे से चलने लगता है। उसके परिवार में खुशी आ जाती है। उसकी माँ को जब वो जा कर के बताता है कि माँ, तुम्हारी बहू इसी स्टेशन पर, 4 बाग स्टेशन की स्टेशन मास्टर है, और उसने मुझे एक बहुत अच्छा दुकान दे दिया है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा उससे मिलाओगे कब तुम? वो तो पहले ही मैं जानती थी कि वो एक देवी है, कोई औरत नहीं, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं किया और उसे तुमने त्याग दिया।
उसे मुझे कब मिलाओगे? तो वो कहता है कि माँ वो अब कहाँ मिलेगी, वो तो एक बड़ी अधिकारी बन चुकी है, हम लोगों के पास अब कहाँ आएगी वो। तो उसकी माँ कहती है बेटा अगर वो तेरी सच्ची पत्नी होगी और उसके दिल में अगर तेरे लिए जगह होगा तो ज़रूर तेरे पास आएगी, तो कोशिश तो करके देख। फिर दूसरे दिन अपनी दुकान जो स्टेशन पर लगाया होता है, जो आयुषी ने खुलवाया होता है, उस दुकान पे जा कर के बैठता है। आयुषी की आंखों में झांक करके और आयुषी को बहुत थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। आयुषी कहती है थैंक यू का, तुम्हारे साथ मैंने कई साल गुजारे हैं, मेरा उतना तो फ़र्ज़ बनता था तुम्हारे लिए, वही मैंने किया, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम तक दुकान करता है। फिर उसके बाद जब शाम को आयुषी अपनी ड्यूटी से वापस जाने लगती है तो कहती है कि चलो मेरी ही गाड़ी से चलो, इसी कार से तुम्हें घर तक छोड़ दूँगी। वो कहता है कि ठीक है चलो। उसके कार में बैठ जाता है और उसके घर ले जा कर के ड्रॉप करके, और कहती है ठीक है तुम चले जाओ, मैं जा रही हूँ। तभी रजत कहता है कि क्या माँ से नहीं मिलोगी, एक बार माँ से भी मिल लो। आयुषी पहले तो मना करती है लेकिन फिर कहती है ठीक है चलो, और घर में लेकर के जाता है। उसकी माँ को देखती है आयुषी, तो आयुषी के भी आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं, और रजत की माँ भी अपने आंखों से उसका पूरा साड़ी भीग जाता है। दोनों गले मिल कर के काफ़ी देर तक रोते रहते हैं और कहते रहते हैं कि क्या से क्या हो गए हमारी ज़िंदगी, हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए, एक बेटे की इस नालायकी की वजह से। तो आयुषी कहती है कि माँ जी आप परेशान मत होइए, आपका बेटा अब सुधर जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना आप लोगों के पास, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो उसकी माँ रजत की कहती है बेटी फिर से इस घर को संभाल ले, घर पे आ जा बेटी। आयुषी कहती है माँ अब घर पे आना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी दूसरी बन चुकी है। लेकिन माँ जब रोने लग जाती है और आयुषी को गले लगा के बोलती है बेटी तू घर पे आ जा, तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आयुषी कहती है ठीक है सोचूंगी माँ। और जब वो रजत की तरफ भी देखती है तो रजत भी लगातार रोए जा रहा था, और रजत भी ऐसे उसके तरफ देख करके ऐसे लग रहा था कि वो कुछ भीख मांग रहा हो, उससे कह रहा हो कि आयुषी आ जाओ वापस, तुम्हारे बिना ये घर काफ़ी सूना लग रहा है, हम सब तुम्हारे वजह से, तुम्हारे नहीं होने की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, आ जाओ और इस घर को संभाल लो, हम सबको आबाद कर दो। ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि रजत भी यही कहना चाह रहा था, और रजत ने कह भी दिया कि आयुषी आ जाओ एक बार और भरोसा करके और इस घर को संभाल लो। आयुषी कहती है कि अभी मुमकिन नहीं है, सोचूंगी मैं। और उसके बाद कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और चली जाती है। लेकिन वो चली जाती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में भी अपने पति और ख़ास तौर से उस माँ को जिसको वो दिलो जान से प्यार करती थी, अपने सासू माँ के लिए इज्जत था। अक्सर अब दोनों वहाँ पर स्टेशन पर होते हैं तो एक साथ बैठ कर के बातें करते रहते हैं, गप्पे हाँकते रहते हैं। समय बीतता जाता है, आयुषी को सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं, कई सारी नए नए स्टेशन वगैरह बनते हैं, और जो पुराने स्टेशन होते हैं उसमें भी कई सारे गवर्नमेंट की दुकानें बनना शुरू होती हैं, और हर चीज़ के लिए वो फॉर्म अप्लाई करती रहती है और रजत के नाम पर उसे खरीदती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रजत के नाम पर कई स्टेशनों पर तकरीबन 10-12 दुकानें हो जाती हैं, और उससे काफ़ी अच्छा इनकम आने लगता है। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉल, चैट सब कुछ शुरू हो जाता है। काफ़ी दिनों तक बातचीत करने के बाद फिर एक दिन रजत कहता है कि अब तो चलो घर, माँ तुम्हारे बिना काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी बेचैन होती है, मेरी माँ के लिए तो कम से कम मान जाओ। आयुषी मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है चलो। और फिर उस दिन रजत आयुषी को लेकर के अपने घर आ जाता है। आयुषी फ़ोन करके अपने माँ बाप को भी फ़ोन करके बता देती है कि पिताजी मैं अब अपने ससुराल आ गई हूँ, अब यहीं रहूँगी, मेरे पति अब सुधर चुके हैं, अब इनको भी संभालना है, मेरी सासू माँ को भी संभालना है। उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कम से कम अपने ससुराल पहुँच गई, उसका पति अब सुधर गया, अब इनका शरीर, इनका जो परिवार है काफ़ी ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे दोनों पति पत्नी काफ़ी प्रेम पूर्वक रहने लग जाते हैं।
फिर से जा कर के जो इन्होंने तलाक हो गया था इन दोनों के बीच में, फिर से दोबारा मंदिर में शादी करके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा लेते हैं। और फिर वो पुरानी यादों को, जो पहली रात थी, जो सुहाग रात थी, उसको याद करके आज फिर सुहाग रात मनाया जाता है। और उसके बाद इनकी जीवन खुशहाल हो जाती है, आबाद हो जाती है। कुछ 1 साल के बाद तकरीबन एक बेटी की प्राप्ति होती है, एक और लक्ष्मी उस परिवार में आ जाती है। धीरे धीरे आयुषी की मदद से इसकी दुकानों की संख्या बढ़ने लग जाती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब तकरीबन उस एरिया की, लखनऊ जोन की बहुत सारे स्टेशनों पर इसकी दुकानें हो जाती हैं और काफ़ी सारे पैसे आने लगते हैं। उस पैसों को दे करके, जो दुकानें लोगों ने हथियाया था थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, वो सारी दुकानों को धीरे धीरे आयुषी छुड़वाने लग जाती है। सारी दुकानें इसकी छूट जाती है, सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है सब कुछ छुड़वा लेती है। और फिर से ये परिवार काफ़ी आबाद हो जाता है, काफ़ी खुशीपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी। इस कहानी में एक पत्नी ने अपने पति को सुधार करके और फिर से आबाद कर दिया, सारी बर्बाद हुई प्रॉपर्टी को फिर से रिकवर कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि घर में पत्नी अगर है तो समझ लो कि लक्ष्मी है, पत्नी नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है। इसलिए अगर कोई तलाक देता है, कोशिश करे कि तलाक देने से पहले 100 बार सोचे और तलाक न दे, वही बेटर है। कहानी आपको कैसी लगी? पत्नी का साथ और पति का साथ हमेशा एक दूसरे के साथ होना चाहिए, तभी ज़िंदगी आबाद रहती है। बिना पत्नी के और बिना पति के ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसको मद्देनज़र रख करके हमेशा आदमी को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।